में तो ये राइट टू कॉल सबसे पहले एमपी एमएलए पे लागू होना चाहिए, विधानसभा और लोकसभा पे लागू होना चाहिए। अगर ये राइट टू रिकॉल होगा तो कोई भी विधायक एमएलए नेता जनता के विपरीत काम नहीं कर सकता, वो जनता को ठग और अब ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ महम से विधायक बलराज कुंडू जी मौजूद है। विधानसभा के अंदर काफ़ी गहमागहमी रही और जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है किसानों के विरुद्ध में, उसको लेकर के विधायक जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, पानीपत पहुंचे ग्राउंड मीडिया। धन्यवाद सर, कल आप काफ़ी अग्रेसिव नजर आ रहे थे विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? सरकार मानने को तैयार नहीं है और आप निरंतर किसानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हो। देखिए, मैंने तो कल आपने देखा होगा जिस प्रकार वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पूरी प्लानिंग के तहत जो लोगों के आंखों में धूल झोंक कर जो ड्रामेबाजी कर रही थी, और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने एक थैंक्स रेजोल्यूशन लाकर विधानसभा में एक इस प्रदेश के लोगों के साथ किए विश्वासघात पर एक और चोट करने का जो काम किया, तो उसकी चर्चा के दौरान मैंने सत्ता पक्ष से ये सवाल किया था। आप सब ने देखा होगा, वो लाइव चल रहा था जी। ये जो 3 काले कानून सरकार ने किसान, गरीब और मजदूर को मारने के लिए इस देश और प्रदेश में थोपे हैं, मैंने उनसे पूछा था इसका एक बेनिफिट, इन तीनों कानून से एक कोई फ़ायदा उस गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी कर्मचारी को होने वाला है? मुझे एक फ़ायदा गिना दो, मैं आपकी जयकारा बोलने को तैयार हूँ। आपने देखा होगा उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक तरफ कहते, सिर्फ वो इस बात को बोलते हैं ये 3 बिल जो लाए हैं ये किसान मजदूर के हितैषी हैं, उसकी खुशहाली के लिए हैं, उसकी आय डबल करने के लिए हैं। लेकिन जब मैंने उन तीनों बिलों पे उनसे पूछा कि वो कहते हैं किसान अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच सकता है, तो ये तो पहले भी किसान अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच सकता है। और दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं भाई किसान अपनी फसल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं जी जी, और उसको मंडी से उसको मैसेज किया जाता है कि आज अपनी फसल को लेकर मंडी में आ जाओ आप, तो फिर कहीं जाए कहाँ बेच सकता है? यानी वो अपनी बात पे ही स्टैंड नहीं कर रहे लोग, वो पार्टी भाई क्या वो बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, दोहरी नीति अपना रहे एक तरह से। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो जिस प्रकार की कंडीशनें, मैंने उनसे पूछा कि आप बता सकते हो कि आप अपने खेत में किस साइज़ का आलू पैदा करोगे? क्या आप बता सकते हैं आपके खेत में किस साइज़ का जो है ना प्याज पैदा होगा? क्या आप बता सकते हो किस साइज़ का गन्ना पैदा होगा? क्या आप बता सकते हो किस साइज़ की जो है ना गेहूँ का साइज़ क्या होगा या धान का साइज़ क्या होगा? ये तो प्रकृति और समय के अनुसार जैसा मौसम और वो होगा उसके अनुसार पैदावार होती है जी। इस कंडीशन पे किसान कैसे अपना एग्रीमेंट कर सकता है? और उसी का बाद में शोषण हो गया किसान को ऊपर। आपने देखा यमुना साबाद बेल्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो कंपनियों ने किसानों के साथ किए थे, 4 करोड़ के आसपास का जो वहाँ किसानों के ऊपर क्लेम डाला हुआ उन कंपनियों ने, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जो ये जो भंडारण विशेष खाद्य वस्तु अधिनियम जो लेके आए हैं, जो आज उन पूंजीपति बड़े व्यापारियों को खुली छूट दे दी जितना मर्जी भंडारण करके वो स्टोरेज करें, उससे ब्लैक मार्केटिंग कितनी बढ़ेगी? आज का ही देख ली, गरीब आदमी के लिए सबसे सस्ती कोई सब्जी है तो आलू की सब्जी मानी जाती है। आज आलू 60 रुपये किलो है और अगले साल देखना यही आलू जो है ना आपको जो है ना 100 रुपये किलो मिले। गरीब आदमी तो मर गया। अच्छा, इसी विषय तो उनके ऊपर जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे एक बेनिफिट बता दीजिए गरीब का, किसान का, मैं जयकारा अभी लगाऊंगा आपके बिल का आपका, आपने देखा उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। बिल्कुल। और वाकई में जो ये 3 बिल हैं, ये 3 बिल उन औद्योगिक घरानों के लिए बनाए गए हैं, किसान मजदूर को रगड़ने और पीसने के लिए बनाए गए हैं। तो मेरा यही निवेदन मैंने सरकार से, भाई आप
ये जो 3 काले कानून हैं, इसके साथ में एक चौथा बिल लेके आए जिसमें किसान की जो फसल की एमएसपी की कीमत उसको पूरी मिले, उसकी गारंटी मिले, और उसकी फसल की पूरी खरीद हो उसकी गारंटी उसको मिले, और उसका पैसा उसको समय पे मिले। तो हम आपके साथ खड़े हैं, इसका हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन उस बात के लिए टाल मटोल, और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश की जहाँ 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन किसान वर्ग, किसान पे आधारित मजदूर, छोटे कर्मचारी, व्यापारी जो हैं, आज उनके साथ इतना बड़ा एक इन 3 काले कानून के साथ उसके लिए बर्बाद करने के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। एक और उसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो कितना बड़ा ड्रामा करके उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, वो उसमें बेल पे नेम से बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट करके चले जाते हैं, उनको नेम करा किया जाता है, और किस प्रकार एक साइडेड जो है वो अपना प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी साथ है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बेसिकली कांग्रेस जवाब इस बिलों का इसलिए नहीं दे सकती, ये मसौदा तैयार किया हुआ कांग्रेस का है। ये 6-7 साल पहले इस मसौदे को तैयार किसने किया था? उनके तो घोषणा पत्र में था ये सब। तो कांग्रेस किस मुंह से इसकी खिलाफत कर सकती है? ये तो बाहर ड्रामे, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें। राइट टू रिकॉल एक कानून पास किया है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए भाई? ये सिर्फ सरपंचों पर ही लागू होना चाहिए? देखिए, राइट टू रिकॉल अगर उसका सही मतलब और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सरकार, तो वो सबसे पहले एमपी एमएलए पे लागू होना चाहिए, क्योंकि जो पंचायत इकाई सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जी। तो देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था और लोगों के हितों में बिल पारित करने की जो संवैधानिक पावर है वो विधानसभा में और लोकसभा में किया जाता है, और वहीं से बिल बनते हैं और कानून बनते हैं। तो अगर वास्तव में इस बात को सच्चाई में तो ये राइट टू कॉल सबसे पहले एमपी एमएलए पे लागू होना चाहिए, विधानसभा और लोकसभा पे लागू होना चाहिए। अगर ये राइट टू रिकॉल होगा तो कोई भी विधायक, एमएलए, नेता जनता के विपरीत काम नहीं कर सकता, वो जनता को ठग और लूट नहीं सकता है। जो भी नेता या पार्टी ऐसा करेगी उसको जनता दोबारा से जमीन पर लाने का काम करेगी। ये सब नोटंकी है। पंचायत में तो पहले भी 2/3 मेजोरिटी से अगर पंचायत मेंबर एक तरफ हो जाए तो सरपंच की पावर 0 हो जाती है जी। इसको लाने के बाद में तो अब हर साल जो है ना गांव का भाईचारा खराब होगा, और गांव में हर साल जो है ना दूसरे उसको वो जो और 4 सरपंच वो इकट्ठे होकर उसको ये चुनाव ही कराने की प्रक्रिया चलती रहेगी। आज आप पानीपत पहुंचे हैं, काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, क्या मायने है इस मीटिंग के जो आज यहाँ पर रखी गई? नहीं, ये तो मेरे इस समाज के सामाजिक प्रतिष्ठित लोग थे, ये मिलना चाहते थे, मुझे बड़े आशीर्वाद देना था। छोटे भाई मुझसे मिलकर एक आपसी प्यार भाईचारे की बात करने, बाबा जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। एक औपचारिक मीटिंग यहाँ पे हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो मिलते जुलते, हमें इस प्रदेश का सद्भावना भाईचारा बढ़ाना है, तो इस प्रकार की मीटिंगें तो रूटीन में होते रहना ही मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा है। सर, बीजेपी में पहले आप थे, नाराजगी क्यों है? बीजेपी में तो यार बहुत दिन हो गया, अभी तक ये सवाल क्यों खड़ा कर रखा है आप लोगों ने? बिल्कुल जी। रही बात बीजेपी की वाली बात आप कहते हो, तो मैं तो उस परमात्मा का, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे उस दलदल में फंसने से बचा लिया, ठीक है ना, और पहले ही मुझे सही रास्ते पे भेज दिया। शायद मेरे या मेरे माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म करे थे जो मैं बच गया उस दलदल में बचने से। भाई इतना ही कहना चाहूँगा, और इससे ज़्यादा इन बातों में सारी बात आ गई, मैं ज़्यादा मेरे ख्याल बोलने की जरूरत नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जैसे 2-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, क्या लगता है आपको? कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, या फिर कोई अन्य पार्टी? देखिए, देखिए ऐसा है, अगर ईमानदारी से काउंटिंग होकर रिजल्ट आता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट 15,000 वोटों से जीतेगा। जी, बता दिया मैंने, ईमानदारी से वोटिंग होती है तो 15,000 से जीतेगा। तो कपूर नरवाल जी को कई चर्चा भी है कि कपूर नरवाल जी को आपने उठाया था,
और फिर नहीं, मेरे आपकी बात मेरे मानेंगे। मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जी लेकिन कई बार क्या होता है, जिस प्रकार का एक दबाव लोगों का हमारे ऊपर आया, दोनों के ऊपर, जी जी भाई कपूर नरवाल के उठने से एक बड़े समुदाय की वोट जो है, जाति विशेष समुदाय हमारा जाट समाज है, 1 लाख वोट हैं, उसकी वोट पड़ने से जो है ना बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होने की संभावना बढ़ती थी। तो हमें जन भावनाओं की कदर करते हुए हमने ये फैसला लिया मिलके। जी और आज हमारा बेसिक मोटिव तो यही था ना, ये चुनाव कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता। इस चुनाव की हार जीत से ना तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला, उनके पास आज भी पूर्ण बहुमत है, और ना ही इसके जीतने से हुड्डा साहब पे कोई बहुत बड़ा ताकत आने वाली है। वो आज भी विपक्ष के नेता हैं, पहले 31 थे तभी तो विपक्ष के थे, उससे कम हो गए 30 हुए तो दोबारा 31, तो उनके ऊपर भी कोई बहुत बड़ी ताकत उनके मिलने वाली नहीं। लेकिन ये चुनाव जो 3 काले कानून की नाराजगी की जो किसान, गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी में है, उसकी नाराजगी को केंद्र तक पहुंचाने का काम करेगा ये चुनाव। इस चुनाव की हार जीत, अगर इस चुनाव में बीजेपी नहीं हारती है तो निश्चित रूप से इसका वो बड़ी बड़ी छाती ठोक के कहेंगे कि ये 3 काले कानून पे जो है ना लोगों ने, किसानों ने मोहर लगा दी, ये बिल्कुल सही किया है। जो 3 अध्यादेश आए हैं, काले कानून आए हैं, इसको लेकर के अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, इसकी मैं आवाज़ आखिरी दम तक उठाता रहूँगा। ये कानून बन चुके हैं, ये एक बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई लोगों की ताकत के साथ लड़ी जाती है। एक विधायक आवाज़ उठा सकता है, उसके पास कोई और ताकत, पावर नहीं है जो उसके अंदर बहुत। हाँ, इसका ये है, ये कानून है, कानूनों में बदलाव पहले भी हुआ है, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये जनता के, आम जनमानस, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के खिलाफ ये कानून है। आज सत्ता में चूर अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इसमें संशोधन नहीं करती हो तो और 3 साल बाद हो जाएंगे। जनता के पास वो ताकत है, वो बदलाव लेके इनके खिलाफ मैंडेट लाने का काम करेगी। वो आने वाला जो मैंडेट आएगा, जो सत्ता में जो उन जनता के चुने हुए, जो जनता के हितैषी जो लोग आएंगे, वो इसमें बदलाव करने का काम करेंगे। जी, तो महम से विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद थे। हर एक विषय पे हमने चर्चा किया, तो बने रहे मेरे साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।